घुसपैठिए आते हैं तो हवा में उड़ के तैर के तो नहीं आते हैं, वो तो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। और बॉर्डर क्या, हेमंत सोरेन के कार्यसूची में है। बॉर्डर तो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी इनका जिम्मा है। आप 5 महीने तक चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा, जेल में रखा, और कम से कम 3 बार इस सरकार को गिराने की कोशिश हुई। जिस तरह से इन लोगों ने बाहर के जो झारखंड से बाहर के नेताओं के हाथ में झारखंड की कमान दे दी है, तो लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे पिछली बार रघुवर दास को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो हो सकता है इस बार निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री बना दें। नमस्कार, जोहार। अभी चुनाव का दौर चल रहा है हमारे झारखंड में, महाराष्ट्र में भी। और इस चुनाव के दौर में अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो जैसा कि हर 5 साल में होता है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कुल मिलाकर यही सिनेरियो नज़र आता है। हर तरफ प्रचार, हालांकि कल ही पहले चरण का मतदान झारखंड में होने वाला है। इसके बाद 20 तारीख को, 20 नवंबर को, फिर 23 को रिज़ल्ट आएगा। इस सब जानकारियां आप सभी को संभवतः है ही, लेकिन आज हम उसी से मुतल्लिक कुछ बातें करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं, उपस्थित हैं। एक लंबा इनका संघर्ष रहा है, लंबा सामाजिक जीवन रहा है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर ये सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। और ये बहुत वर्षों पहले की बात है, मेरे ख्याल से 4 दशक होंगे लगभग। और फिर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़े लंबा समय इन्होंने संघर्ष किया। फिर पुनर्वास आंदोलन से यहाँ चांडिल डैम, कोयलकारो, कई जो हैं उनको लेकर भी लंबा संघर्ष इनका रहा। तो आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर, जिसका जो हम कहें कि आज वर्तमान जो परिदृश्य है चुनाव का, वो उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अरविंद जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मशाल न्यूज़ में। धन्यवाद मशाल न्यूज़ को। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि झारखंड में जो मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं चुनावी परिदृश्य, वो कैसा आपको नज़र आ रहा है? ये चुनावी परिदृश्य का जहाँ तक हम लोग आकलन करें, तो आज ही खबर आई है कि ईडी की छापामारी चल रही है। हाँ, और 17 जगहों पर चल रही है, और उसके 2 मुख्य बिंदु हैं। एक, झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो मुद्दे हैं वो उसका विलोपन हो गया है। वो मुद्दे राजनीतिक रूप से इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो भाजपा का शासन 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, लगभग 24 साल हो रहे हैं। तो भाजपा लगभग 16-17 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया है। तो उसको तो अपने 16-17 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर और भविष्य में वो क्या करने वाली है उसकी योजनाओं के आधार पर उसको वोट मांगना चाहिए था, लेकिन वो अपने विगत उपलब्धियों का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रही है, और ऐसे मुद्दे सामने ला रही है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है, केवल झारखंड में है ऐसी बात नहीं है, पूरे देश भर में भ्रष्टाचार हो रहा है, और हर प्रांत में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो चाहे गैर भाजपा शासित प्रदेश हो। तो भ्रष्टाचार तो हम लोग की व्यवस्था में घुन की तरह से लग गया है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल एक तरफा भ्रष्टाचार की बात हो रही है। और दूसरा है कि बांग्लादेशियों का सवाल जो उठा है अभी, ये लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा नहीं था, और अगर 24 साल में अगर 16-17 साल भाजपा का शासन रहा, और तो उस शासन में
क्या घुसपैठिए नहीं आए? क्या हेमंत सोरेन जो पिछले 5 बरस से लगातार शासन में है, इन्हीं के समय में सारे घुसपैठिए आए? और आए तो आपने इसको लोकसभा में क्यों नहीं मुद्दा बनाया? और 5 साल में अगर हम इस कार्यकाल को अगर देखें, लॉजिकली हमको हर जो मसले चुनाव के आ रहे हैं, बन के उभर रहे हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत है कि 2 साल तो हेमंत सोरेन रहे, कोरोना के समय शुरू का 2 साल उसमें चला गया उनके कार्यकाल का। 5 महीने जेल में रहे जिस समय की चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। तो क्या चंपई सोरेन के कार्यकाल 5 महीने में कोई बांग्लादेशी नहीं आया? और तो कुल जमा 2.5 साल का जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल है, तो क्या सारे घुसपैठिए उसी समय आ गए? दूसरा सवाल ये उठता है कि घुसपैठिए आते हैं तो हवा में उड़ के तैर के तो नहीं आते हैं, वो तो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। और बॉर्डर क्या हेमंत सोरेन के कार्यसूची में है? बॉर्डर तो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी इनका जिम्मा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा है। वो कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ दखल ही नहीं करती है, दखल कर नहीं सकती है। तो अगर कोई घुसपैठिया आया तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है, ना कि किसी भी प्रांतीय सरकार की। दूसरी बात यह है कि अगर आया तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, हो सकता है आया हो या ना आया हो, तो अगर आया है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए ना। आप तो एक भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, एक भी घुसपैठिए को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश से अगर घुसपैठिए आए हैं तो 10, 20, 50 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कीजिए और हाई कमीशन बांग्लादेश का जो दिल्ली में है उसको आप रिपोर्ट कीजिए कि आप अपने नागरिकों को ले जाइए, या आप उसको ले जाके बॉर्डर क्रॉस करवा दीजिए। तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है, बल्कि इसको एक मुद्दा बना रही है, हवा मतलब दे रही हाँ है जी। ये एक भावनात्मक मुद्दा है जिसको सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज जो हैं उसको उछाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास वास्तविक मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सच में अगर कहा जाए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा के पास चुनावी मुद्दे जो असल मुद्दे उनका अकाल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उनके पास सिवाय धर्म जाति और ये जो बंटोगे कटोगे ये सब भी यहाँ पर बोले गए हैं योगी जी के द्वारा। उसके बाद अमित शाह भी आए, कई तरह की बातें हुई और हिमंता बिस्वा शर्मा तो महीनों से यहाँ पर जमे हुए हैं। तो कुल मिला के मुद्दे उनके पास नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाना है, यही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस दौर में जब चुनाव होने जा रहा है और 2 चरणों में होगा, तो यहाँ जनमानस कहाँ है? यहाँ जिस तरह से चुनाव का जो तरीका बदला, ढर्रा बदला, अब जनमानस को कहाँ पाते हैं आप? देखिए इस बार जो चुनाव हो रहा है, मैं तो कई विधानसभा में घुमा हूँ और टुंडी, बागमारा, जामताड़ा, रांची, ईचागढ़, जमशेदपुर में तो हम लोग देख ही रहे हैं। इन सारे विधानसभाओं में इस बार कड़ी टक्कर है और कड़ी टक्कर में भी जो हेमंत सोरेन का अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इसको थोड़ी बढ़त है। हो सकता है ये बढ़त ज़्यादा भी हो जाए। ये क्यों है? एक सरकार जो पिछले 5 बरस से चल रही है, उस सरकार को आपने एक तरह से चलने ही नहीं दिया। आप 5 महीने तक चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा, जेल में रखा और कम से कम 3 बार इस सरकार को गिराने की कोशिश हुई। तो ये सब बातें यहाँ के लोगों के मन में है कि क्यों एक आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री को ये लोग चैन से अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मुद्दा लोगों के मन में है और उनको लग रहा है जिस तरह से इन लोगों ने
बाहर के जो झारखंड से बाहर के नेताओं के हाथ में झारखंड की कमान दे दी है, तो लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे पिछली बार रघुवर दास को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो हो सकता है इस बार निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री बना दें। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन तो मोहरे की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये केवल मुखौटा है, और मुखौटा की संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में चलता रहता है। मुखौटा और वास्तविक दोनों के बीच में को साथ में रखते हुए वो राजनीति करते हैं। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल आ गया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कहीं निशिकांत दुबे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अंबानी अडानी के करीबी भी हैं और नरेंद्र मोदी के चहेते भी हैं, और जो आरएसएस का जो की पॉलिसी है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, दोनों के लिए वो सुटेबल कैंडिडेट हैं, तो हो सकते हैं। तो इन सब बातों का यहाँ के जनमानस पर असर है, और वोट देते समय इन सब बातों को वे ध्यान में रखेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा ही हो। मेरे ख्याल से जनता जागरूक हो और मतदान के प्रति जो उनका जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से उसका अनुपालन करे और स्वविवेक से मतदान करें। ये मेरे ख्याल से यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। तो ये लोकतंत्र की जब बात आ रही है, हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, बार बार इस पर कुठाराघात हो रहा है, इसको मतलब हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है, संविधान को हाशिए में डालने की कोशिश जब से भाजपा ने सरकार आई है, मनवाद को आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश हो रही है। तो क्या लग रहा है आप कि वाकई में लोकतंत्र जो वो खतरे में आपको नज़र आता है? ऐसा है कि ये जो योगी जी जहाँ जाते हैं तो उनका वाहन जो है बुलडोजर है। मतलब भारतीय जनता, हर देवी देवता का कुछ ना कुछ वाहन होता है हिंदू माइथोलॉजी में, तो भारतीय जनता पार्टी का वाहन जो है बुलडोजर है। अब बुलडोजर किस चीज़ का प्रतीक इन्होंने बना दिया है? बुलडोजर को इन लोगों ने ध्वंस का प्रतीक बना दिया है। तो और ये ध्वंस जो है किस चीज़ का हो रहा है? बिल्डिंगों का तो ध्वंस हो रहा है। जैसे सर्व सेवा संघ के बिल्डिंग को वाराणसी में अवैध तरीके से बिना कोर्ट के आदेश के, बिना स्थापित प्रक्रियाओं के इन्होंने गिरा दिया। लोगों के भी घर गिरा रहे हैं, और जहाँ नहीं गिरा है वहाँ इनके आने से लोगों के अंदर में दहशत पैदा होता है कि कहीं हमारा घर भी ना गिरा दे। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उस दिन दो महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय समाज के लिए रहा। एक कि अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुए, दूसरा राजे महाराजाओं का शासन समाप्त हुआ। 650 राजे महाराजाएँ उस समय थे, और उस दिन के बाद से राजाओं का राज समाप्त हो गया। लेकिन ये सवाल आया कि राजाओं का राज समाप्त हो गया, अंग्रेज़ों का राज समाप्त हो गया, लेकिन समाज कैसे चलेगा, राज कैसे चलेगा? तो फिर एक संविधान सभा बनी जिसने 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया इस देश में। उसका मूल सिद्धांत क्या है? उसका मूल सिद्धांत ये है कि जनता का राज आया, राजाओं का राज गया, और जनता का राज आया तो जनता का राज चलेगा कैसे? तो ये हुआ कि संविधान हमारा गाइडलाइन है, इसी के दायरे में देश का शासन का संचालन होगा। और ये माना गया कि किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी मसीहा का नहीं, किसी जोगी का नहीं, ये देश जो है कानून के द्वारा संचालित होगा। अब जब कानून के द्वारा संचालित होगा तो प्रतीक तो संविधान होना चाहिए, लेकिन प्रतीक बुलडोजर हो रहा है। तो बुलडोजर जो है बुनियादी तौर पर भारत के विधान और संविधान को रौंदने का, उसको ध्वस्त करने का प्रतीक है। इसलिए ये जो भी प्रतीक हमारे बीच में ला रहे हैं, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इनकी विचारधारा और इनका उद्देश्य प्रकट होता है। और इससे इसको लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे इस बात को लोग समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी
अभी मनोज टिबड़ेवाल जो महाराजगंज के पत्रकार थे जिनका घर बुलडोजर से ढहा गया, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो उन अफसरों ने ये कार्रवाई की है उस पर सख्ती की जाए, उसको दंडित किया जाए। ये उत्तर प्रदेश शासन को डायरेक्शन दिया है। तो धीरे धीरे करके ये सब जो खोखली बातें हैं और दमन के जो तरीके हैं इसको जनता समझ रही है। और आने वाले समय में इसका जो परिणाम है वो भी नज़र आएंगे। भले ही थोड़ा वक्त लग रहा है, कहा ही जाता है कि जो जिस तरीके से अन्याय अत्याचार चल रहा है इसका अंत तो एक दिन होना ही है। इसके लिए जनता को समझ बनाने की ज़रूरत है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और यही मतदान का वक्त होता है कि हम सही जगह में सही निर्णय लें और सही व्यक्ति को चुन के भेजें सदन में।